पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय ने काबिले तारीफ सिंगिंग की थी और सभी ने बार में खूब एंजॉय किया था। गाने के बाद विजय वॉशरूम गया, लेकिन वॉशरूम से निकलते समय उसने मोहित को एक गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी के साथ कुछ बातचीत करते देखा। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसका रूम अलग होने के कारण उसने इस बात को जाने दिया। अब आगे विजय ने कुछ और गाने गाए और गुंजन के साथ भी मिलकर एक गाना गाया था। कुछ देर बाद माही उठकर बाहर जाने लगी। मुझे यहां थोड़ी सफोकेशन हो रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रेश हवा खाने जा रही हूं। यह कहकर वो डोर की ओर बढ़ गई। माही, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, एक लड़की खड़ी हुई और माही से कहा। इसके बाद वो दोनों साथ में रूम से बाहर निकल गए। विजय ने उन पर नजर डाली, लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी रूम में काफी लोग थे, तो सफोकेट होना आम बात थी। लेकिन कुछ समय बाद विजय को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लगभग 20 मिनट बीत गए थे और वो दोनों अभी तक वापस नहीं आई थी। उन्हें ठीक होना चाहिए, उसने धीरे से बड़बड़ाया। फिर भी उसका दिल, या फिर ऐसा कहें कि उसके इंस्टिंक्ट बार बार इस बात से नकार रहे थे। यह सिर्फ उसका एक अनुमान था, लेकिन विजय को पता था कि वो अब शक्ति चक्रों को खोलने वाले रास्ते पर चल रहा है, और इसका मतलब था कि उसका अंतर्ज्ञान किसी और की तुलना में अधिक सटीक था। तभी उसके दिमाग में कुछ देर पहले रूम डोर पर खड़े मोहित और उस गुंडे का ख्याल आया और महसूस किया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मोहित ने तो कुछ, उसने खुद से कहा, और फिर अचानक खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, उसने डोर की ओर जाते हुए तुषार और गुंजन से कहा। जब वो माही की सीट से गुजरा तो उसने देखा कि टेबल पर रखे उसके ड्रिंक ग्लास के पास कुछ सफेद रंग का पाउडर पड़ा था। यह अच्छा नहीं है, उसे अब कंफर्म हो गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो दरवाजे से बाहर निकला और चारों ओर देखा। उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। उसने दूसरे कमरे में भी चेक किया और देखा कि वहां से मोहित भी गायब था। धिक्कार है वो कमीना। अभी तक विजय को नहीं पता था कि असल में क्या चल रहा है, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। इसके बाद वो बार रिसेप्शनिस्ट के पास गया और वहां से उसे पता चला कि कुछ देर पहले ही 2 लड़कियां बार से बाहर निकली थी। उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक लड़का भी उनके पीछे गया था। विजय ने अंदाजा लगाया कि वो दोनों लड़कियां जरूर माही और उसके साथ वाली लड़की होनी चाहिए, और वो लड़का मोहित। वो तुरंत बाहर की ओर भागा और रोड पर चारों ओर देखा, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। सड़क लंबी थी और इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत कम था। इक्के दुक्के व्हीकल ही गुजर रहे थे। फिर उसने मोहित को भी इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई संकेत नहीं था। विजय की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भयानक हो गया। उन्हें बाहर निकले लगभग आधा घंटा बीत चुका था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर उसे 1 सेकंड भी देर हो गई तो मोहित अपना कदम उठा चुका होगा और एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर चुका होगा। वो गंदा जानवर, विजय ने उसे अपने मन में गाली दी। इससे पहले जब तुषार ने उसे बताया था कि मोहित एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो उसने सोचा था कि वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक प्लेबॉय होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना घृणित जानवर होगा। उस गुंडे ने भी इस बात का जिक्र किया था कि यह पहली बार नहीं जब मोहित ने उन ड्रग्स को खरीदा था। इसका मतलब था कि उसने पहले भी ऐसा कुछ क्या था। विजय ने खुद को शांत किया और आराम से सभी चीजों के बारे में सोचा। बार से निकलने के बाद केवल 2 संभावनाएं थीं। पहली कि वो लोग एक टैक्सी में बैठकर किसी दूर की होटल में गए होंगे, और दूसरी कि वो किसी पास की होटल में गए होंगे। अगर मोहित को अपने मंसूबे पूरे करने थे तो होटल से बेस्ट कोई जगह नहीं थी। विजय ने याद किया कि पास में एक बड़ा होटल था। उसने दोनों संभावनाओं में से दूसरी को चुना, क्योंकि अभी के लिए बस उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। इसके बाद उसने बिना कुछ सोचे एक कदम आगे बढ़ाया और होटल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त उसकी स्पीड किसी बुलेट ट्रेन की तरह थी। फुटपाथ से गुजर रहे लोगों ने बस अपने पास से एक हवा का झोंका गुजरते हुए महसूस किया, और एक धुंधली सी आकृति को उस हवा के झोंके में देख सभी भौंचक्के रह गए। फिर भी बहुत जल्दी धुंधली आकृति बिल्कुल गायब हो गई। यह जरूर कोई शैतानी हवा थी, किसी ने जोर से कहा। विजय बिजली की गति से दौड़ रहा था।
कुछ ही सांसों में वो होटल के एंट्री गेट पर खड़ा था। होटल में अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा और पूछा, क्या अभी यहां एक लड़का और 2 लड़कियां आई हैं? वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचा रही थी। विजय समझ गया कि जरूर वो लोग यहां आए हैं, वरना रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत इससे इनकार कर दिया होता। उन्होंने कौन सा रूम बुक किया है? जल्दी करो, वो लड़का उसके साथ बलात्कार करने के इरादे से आया है। अगर कुछ हुआ तो आपका होटल भी इसमें शामिल हो जाएगा, विजय ने जोर से कहा। रिसेप्शनिस्ट घबराने लगी। वो घबराकर बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जल्दी करो और रूम नंबर बताओ, विजय जोर से चिल्लाया। 503 में। विजय के खतरनाक रूप से डरकर कांपते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कमरे का नंबर बता दिया। चाबी, कार्ड कुछ है? कार्ड है, ये लो सर। रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए एक कार्ड निकाला और उसे दे दिया। जैसे ही विजय ने कार्ड लिया, वो तेजी से चला गया। उसने लिफ्ट नहीं ली, सीढ़ियों पर चढ़ने का विकल्प चुना और बहुत जल्दी वो 5th फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही विजय रूम नंबर 503 के डोर पर पहुंचा, उसे रूम के अंदर से मोहित की आवाज सुनाई दी। स्टूपिड, तुम्हें इतना अच्छा नाटक करने के लिए किसने कहा, जो तुम अभी भी यहां हो? वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, वैसे तूने अच्छा काम किया। जो पैसा मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें दूंगा। थैंक्स मिस्टर मोहित। ये उसी लड़की की आवाज थी जो माही के साथ रूम से बाहर निकली थी। चलो, अब तुम यहां हो तो कैमरा पकड़ो और एक अच्छी वीडियो शूट करो। याद रखना कि वीडियो हर एक एंगल से बने। लड़की हिचकिचाई और फिर कहा, मिस्टर मोहित, ये चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, मोहित ने कहा। थैंक्स मिस्टर मोहित, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। वो और ज्यादा पैसे मिलने की बात सुन काफी उत्साहित लग रही थी। 2 जानवर। विजय ने जो कुछ सुना उससे वो आग बबूला हो गया। उसने डोर लॉक में बिना कार्ड स्वाइप किए एक जोरदार लात मारी और दरवाजा तोड़ अंदर घुस गया। जब वो रूम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहित बेड की ओर जा रहा था। बेड पर माही गतिहीन हालत में पड़ी थी। दूसरी ओर वो लड़की अपने हाथों में एक कैमरा लेकर बगल में खड़ी थी। कैमरे का फोकस सीधे बिस्तर पर था। जब दोनों ने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी तो वो दंग रह गए। उनके हाव भाव धीरे धीरे जम गए। इसके अलावा उस लड़की के हाथ हिलने लगे और उसने कैमरा गिरा दिया। मोहित ने मुड़कर आश्चर्य से कहा, विजय तुम? वो अभी भी अविश्वास में था। उसने सोचा था कि उसकी प्लानिंग एकदम सटीक थी और किसी को पता नहीं चलेगा। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि विजय अकेला था। वो धीरे धीरे शांत हुआ और यहां तक कि उसके घबराहट से भरे चेहरे पर तिरस्कार की अभिव्यक्ति भी आने लगी। विजय उसके लिए एक गरीब भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर उसके सामने कुछ पैसों के टुकड़ों फेंके गए तो वो भी लड़की की तरह उसके सामने अपनी दुम हिलाने लगेगा। लेकिन अपने मन में वो विजय की दिल से तारीफ कर रहा था कि उस जैसे लड़के ने भी एक गुंजन जैसी बला की खूबसूरत लड़की को फंसा कर रखा था। हे विजय, यहाँ 1000 रुपए पड़े हैं, उनको लो और अपना मुंह बंद करो। बस ऐसा दिखावा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। मोहित ने सामने टेबल पर रखे अपने पर्स की ओर इशारा किया। विजय का चेहरा भयानक से और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। जब मोहित ने उसे चुपचाप खड़ा देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और थोड़ा नाखुश भी नजर आने लगा था। क्या 1000 रुपए भी काफी नहीं है? चलो छोड़ो, तुम एक काम करो, 2000 रुपए ले लो। मैंने सुना था कि तुम कॉलेज भी नहीं जाते हो और ना ही कोई जॉब करते हो, तो ये तुम्हारे लिए खर्चे के काम आएंगे। ओ हाँ यार, तूने क्या माल फंसा रखा है। क्या तूने कभी गुंजन के साथ मस्ती की है या नहीं? अगर की है तो सच में मजा तो बहुत आया होगा। आय हाय, उसका फिगर। अगर तू मुझे उसे एक रात के लिए उधार दे सकता है तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। क्या कहता है? विजय का चेहरा अब नर्क से आए किसी शैतान की तरह नजर आने लगा था। इस आदमी की हैवानियत उसकी कल्पना से परे थी। वो बिना किसी संदेह के एक विकृत जानवर से भी बदतर था। विजय की आंखों की पुतलियां सिकुड़कर छोटी हो गईं और एक किलिंग ऑरा के साथ चमकने लगीं। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पैर को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाकर ठीक उसकी टांगों के बीच मारा। सबसे पहले वो उसका सामान ही तोड़ना चाहता था, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आह! मोहित के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसने अपनी टांगों के बीच के हिस्से को पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकते हुए
पूरे चेहरे को भिगोने लगा। जब उस लड़की ने मोहित की यह हालत देखी तो वो घबराहट के चलते पीछे हटने लगी और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मोहित ने दर्द भरी आवाज में कहा। उसने अभी भी अपने गोटों को पकड़कर रखा था। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी। आ! मोहित उड़ते हुए पीछे जाकर गिरा। उसका चेहरा लाल और सूज गया था और उसके होंठों के कोने से खून बहने लगा था। सुअर के बच्चे, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहित उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठने में असमर्थ होकर उसने गुस्से में चिल्लाया। विजय ने कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, मैं भी कोई संत नहीं, शैतान हूं, काल नहीं अकाल हूं। अगर तेरे भीतर हैवानियत है तो मैं तेरे लिए हैवान हूं। इसी के साथ वो आगे बढ़ा और एक बार फिर उसके मुंह पर जोरदार लात मारी। आह! मोहित किसी चकर घिन्नी की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से जाकर टकराया। अब उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा भी सूज गया था। क्या मोहित ऐसे ही विजय के हाथों मार खाएगा या फिर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगा कोई? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी। हमने पढ़ा कि माही के कुछ देर रूम में वापस ना लौटने पर विजय को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और इसी एहसास या फिर कहें कि इंस्टिंक्ट के जरिए उसे पता लगा कि माही पहले ही बाहर से निकल चुकी थी और उसके पीछे पीछे मोहित भी बाहर निकल गया था। इस वक्त तक उसे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर माही के साथ कुछ गलत होने वाला था। इसके बाद वो अंदाजा लगाकर पास ही की एक होटल पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट से सख्ती से पूछने पर उसे पता चला कि माही इसी होटल में थी। फिर वो रूम नंबर पता कर वहां पहुंच गया था और मोहित के गंदे इरादों को सुन गुस्से में आग बबूला होकर उसे अच्छे से मारने लगा। अब आगे। विजय की लात खाने के बाद मोहित लगभग खून की उल्टी करने लगा था। इस वक्त उसका चेहरा किसी धतूरे की तरह सूजा हुआ था। मोहित का साथ देने वाली लड़की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वो इतनी डर चुकी थी कि सिकुड़कर कमरे के एक कोने में चिपकी हुई थी। हालांकि यह बात और थी कि विजय ने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा था। विजय में कब से इतनी ताकत आ गई कि वो मोहित को मारने की हिम्मत कर रहा है? बस यही केवल एकमात्र विचार उसके दिमाग में चल रहा था। कमीने, अब तू मरेगा, जरूर मरेगा। अगर तूने फिर से मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें। मोहित ने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि विजय उसके पास आया और उसके लेफ्ट हाथ को अपने पैर से दबाकर चटनी की तरह पीसने लगा। आह! एक और दर्दनाक चिल्लाहट पूरे रूम में सुनाई दी और दर्द के कारण मोहित लगभग मौत की कगार पर पहुंच गया था। वो उलझन में भी था कि विजय उसकी धमकी से डर क्यों नहीं रहा था। विजय नीचे की ओर झुका और उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर की ओर उठाया और फिर उसके कान में फुसफुसाया। तेरे जैसा कुत्ता इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं है। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मोहित इतना डर गया था कि जैसे उसकी रूह उसका शरीर छोड़ने वाली हो। विजय मुस्कुराया और मोहित के सिर के पिछले हिस्से को पकड़कर फर्श में जोर से दे मारा। मोहित की दर्द में एक और छींक निकली। उसकी नाक से और माथे से खून की धार बहने लगी थी। इस वक्त उसका पूरा नाक नक्शा बिगड़ चुका था। दूसरी तरफ रूम के कोने में चिपकी बैठी उस लड़की का शरीर थर थर कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी नर्क से निकले शैतान को देख रही थी। विजय ने एक बार फिर मोहित के बाल पकड़कर खींचे और उसके सिर को दीवार में मारने ही वाला था कि उसने बाहर से आते कुछ कदमों की आवाज सुनी। जल्द ही रिसेप्शनिस्ट और कई अन्य लोग रूम में घुस आए। उनमें से एक शिफ्ट सुपरवाइजर की तरह लग रहा था, जबकि अन्य दो लोग सिक्योरिटी गार्ड थे। रूम का नजारा देख उन लोगों के होश उड़ गए। शिफ्ट सुपरवाइजर की तरह दिखने वाला व्यक्ति विजय की ओर भागा और चिल्लाया, रुको! तुम क्या कर रहे हो? मोहित ने तुरंत गुस्से में दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, जल्दी करो, इसे पकड़ लो। इसने ये मुझे मारना चाहता है। यह सुनकर शिफ्ट सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में क्या हुआ था। उसका कर्तव्य था कि वो एक संभावित हत्या को होने से रोके। अगर किसी की मौत हो जाती है तो यह सभी के लिए बड़ी परेशानी होगी। हे दोस्त, शांत हो जाओ, पहले उसे जाने दो। अगर कुछ है तो हम बात कर सकते हैं।
शिफ्ट सुपरवाइजर ने आराम से कहा। जब वो बोल रहा था, उसने अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। विजय मुस्कुराया और मोहित पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और खड़ा हो गया। तुमने यह तो देखा कि मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता भी है कि यह तुम्हारी होटल के इस रूम में क्या करने वाला था? शिफ्ट सुपरवाइजर ने राहत की सांस ली जब उसने विजय को शांत होते देखा। फिर जब उसने एक लड़की को बिस्तर पर बेहोशी की हालत में देखा तो उसने कमरे को स्कैन किया और उसकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। नहीं, उसकी बात मत सुनो। मोहित अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और विजय से थोड़ी दूरी बना ली। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिया। ये मुझे फंसा रहा है। हम क्लासमेट हुआ करते थे, तो भला मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस उसे यहां छोड़ने आया था। इससे पहले हम बार में थे, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसे रेस्ट करने के लिए कहा और यह होटल रूम बुक किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप पूजा से पूछ सकते हैं। मोहित ने रूम के एक कोने में चिपकी बैठी उस लड़की की ओर इशारा किया। उसका नाम पूजा था और वो भी उन सभी की क्लासमेट थी। हाँ, वो सही कह रहा है। हम बस उसे यहां छोड़ने आए थे क्योंकि वो बहुत थक गई थी, पूजा ने कहा। मोहित ने अपने कपड़े उतार दिए क्योंकि उसने उल्टी कर दी थी। हम बस कपड़े चेंज करके जाने ही वाले थे कि अचानक यह लड़का अंदर घुस आया। यह सुना आपने? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यह लड़का मुझे फंसाना चाहता है। जल्दी करो, उसे पकड़कर पुलिस में दे दो। इसका नाम विजय है और यह एक गरीब भिखारी है। इसका मुझसे जलना ऑब्वियस है, तो इसलिए अब यह मुझे फंसाना चाहता है। ओह हाँ, और यह मुझे ब्लैकमेल भी करना चाहता था। इसने मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए इसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने अंदर आते वक्त देखा था, यह मुझे पीटना नहीं बल्कि जान से मारना चाहता था। मोहित ने उल्टा विजय को ही दोषी बना दिया था। विजय ने यह सुनकर उसकी ओर देखा और सोचा, यह घटिया इंसान मुझे ही दोषी बनाना चाहता है। इस बीच शिफ्ट सुपरवाइजर दुविधा में फंस गया। वो नहीं जानता था कि किस पर विश्वास करना चाहिए। पहली नजर में स्थिति वास्तव में एक बलात्कार के दृश्य की तरह लग रही थी। हालांकि बिस्तर पर लेटी लड़की के कपड़े अभी भी बरकरार थे और इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह वास्तव में बलात्कार था। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। शिफ्ट सुपरवाइजर रूम से बाहर चला गया और ऐसा ही किया। कुत्ते, तूने मुझे पीटने की हिम्मत की थी ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। इसके बाद भी तू मरा नहीं ना? मेरा नाम भी मोहित नहीं। अगर तेरे जैसा एक फटीचर भी मुझ पर हाथ उठाएगा तो भला मैं कैसे किसी को मुंह दिखा सकता? तेरे जैसे गरीब कुत्ते की तो मेरे सामने भौंकने की भी औकात नहीं है, मोहित ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने पूजा को अपनी ओर खींचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन विजय के कान तेज थे और वो उनकी हर एक बात सुन सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, उसने एक झूठी गवाही देने के लिए कहा था। फिर मोहित ने अपने घर पर फोन किया। विजय उसकी सारी हरकतों को देख मुस्कुराया। माही के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, तो वो अभी किसी जल्दबाजी में नहीं था। वो देखना चाहता था कि मोहित और किस हद तक गिरने वाला था। फिर उसने पूरे रूम को स्कैन किया और फर्श पर पड़ा वीडियो कैमरा देखा। उसने चुपचाप बिना किसी को भनक लगे उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर वो बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर बेहोश पड़ी माही को देखा। उसकी सांसें स्थिर थीं और वो आराम से सो रही थी। विजय ने एक पल के लिए कुछ सोचा और वो झुक गया और एक हाथ बढ़ाया। मोहित ने उसका हाव भाव देखा और वो गुस्से में चिल्लाया, विजय, तू क्या करने की सोच रहा है? तुझे लगता है कि तू अपने गंदे हाथों से उसे छू सकता है? मैंने जैसा सोचा था कि तू एक गंदा और नीच आदमी है। जब वो सो रही है तो तू उसका फायदा उठाना चाहता है। मूर्ख। विजय ने इतना कहा और उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपना एक अंगूठा ठीक माही के फिल्ट्रेम के ऊपर रखा और उसे धीरे धीरे दबाते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगा। क्या माही होश में आ जाएगी? और होश में आने के बाद उसका पहला रिएक्शन कैसा होगा? क्या मोहित द्वारा विजय पर लगाया गया इल्जाम झूठ साबित हो जाएगा? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेस में हमने पढ़ा कि विजय जब मोहित को पीट रहा था
तो रूम में रिसेप्शनिस्ट के साथ शिफ्ट सुपरवाइजर और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए थे। फिर शिफ्ट सुपरवाइजर कहे अनुसार विजय ने मोहित को पीटना छोड़ दिया था, लेकिन मोहित ने उल्टा विजय पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। इसलिए शिफ्ट सुपरवाइजर उलझन में पड़ गया और पुलिस को फोन लगाने चला गया। उसके बाद विजय माही को होश में लाने के लिए उसके फिल्ट्रम पर अंगूठा रख दबाने लगा। अब आगे चूतिया इंसान। मोहित उसकी हरकत देख मुस्कुराया। माही ड्रग्स के नशे में धुत थी, इसका मतलब था कि वो अगले कुछ 6-7 घंटे से पहले तो नहीं उठने वाली थी। लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया, क्योंकि उसने माही की हल्की सी एक कराह की आवाज सुनी और वो थोड़ा हिलने लगी और होश में आने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहित का जबड़ा सदमे में नीचे लटक गया था। माही धीरे धीरे होश में आ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और विजय को अपने इतना पास देखकर हैरान रह गई। विजय! वो चिल्लाई। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को बिस्तर से उठाया और अपने चारों ओर देखा। मैं कहां हूं? तुम यहां क्यों हो मोहित? पूजा में यहां क्यों हूं? फिर वो बैठ गई। उसकी भौहें अभी भी बेचैनी से कसकर बंद थीं। पूजा ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे किया। अपनी फ्रेंड के सवालों का जवाब देने में उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही थी। तुम अभी एक होटल रूम में हो और तुम्हें कुछ देर पहले ड्रग्स दिए गए थे, विजय ने कहा। माही हैरान रह गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। चिंता मत करो, तुम ठीक हो। उसने जैसी प्लानिंग की थी वैसा कुछ नहीं हुआ है, विजय ने कहा। माही ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके कपड़े ठीक थे। उसने राहत की सांस ली, फिर कुछ अविश्वसनीय रूप से कहा, विजय, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह सब मोहित, उसके अलावा और कौन हो सकता है? विजय ने मोहित की ओर व्यंग्यात्मक रूप से देखा। माही, तुम उसकी बात मत सुनो। जब तुम थोड़ा बेचैन महसूस कर रही थी तो पूजा और मैं तुम्हें यहां लेकर आ गए ताकि तुम आराम कर सको, मोहित ने हड़बड़ी में समझाया। और तुम भी पूजा? माही ने अविश्वसनीय रूप से कहा और पूजा की ओर देखा। पूजा स्कूल टाइम में उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड्स में से एक थी। वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करती थी, लेकिन आज उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड ने ही उसे धोखा दिया और उसके साथ इतनी गंदी हरकत करने की सोची। पूजा का सिर नीचे झुक गया और उसने कुछ भी नहीं कहा। माही का रंग भूतिया रूप से पीला पड़ चुका था। फिर वो हंसी और उसने कहा, पूजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की सोचोगी। फिर उसने अपनी आंखें मोहित की ओर की और गुस्से में कहा, मोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गंदी सोच वाले इंसान होगे। तुम एक जानवर से भी बदतर हो। माही, तुम उसकी बकवास मत सुनो। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूं, मोहित ने तर्क दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? माही ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनते ही मोहित के फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और उसने मुखौटा उतार अपनी असलियत दिखाते हुए कहा, कमीनी बे एच, तो अगर मैंने किया तो क्या होगा? तू मेरा क्या कर सकती है? वो कुटिलता से मुस्कुराया। माही की भौहें सिकुड़ गईं और उसे घृणित भावों के साथ देखा। फिर उसने विजय की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, विजय, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम भी इस चक्कर में फंस गए। विजय ने मोहित को अच्छे से मारा था और उसके चेहरे पर अभी भी चोटों के निशान थे। वो एक गरीब परिवार से आता था और मोहित का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था और वो खुद भी अपने पापा की कंपनी को रन करता था। तो विजय के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर मोहित ने उसके साथ कुछ गलत भी किया होता तो भी उसकी फैमिली इस बात को यहीं दबा देती और मोहित को कुछ नहीं होता, और अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इट्स ओके, विजय मुस्कुराया। तुम बस आराम करो। इतना कह उसने माही के सिर को उठाया और उसके नीचे एक तकिया रख दिया। फिर विजय ने एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने फोन को बाहर निकाला और देखा कि गुंजन उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल का जवाब दिया, फिर संक्षेप में बताया कि यहां क्या हुआ। कुछ मिनटों बाद गुंजन, तुषार और अन्य क्लासमेट्स होटल पहुंच गए। तुम ठीक हो माही? गुंजन और तुषार ने रूम में आते ही सबसे पहले चिंता के साथ पूछा। मैं ठीक हूं, माही ने धीरे से जवाब दिया। ऊपर वाले का शुक्र है तुम ठीक हो, तुषार ने राहत की सांस ली। फिर वो मोहित की ओर देखने के लिए मुड़ गया। मोहित, तू किसी जानवर से भी बदतर है। उसे मोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोहित पर किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ?
तू मुझ पर गुस्सा है, मुझे मारना चाहता है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो एक बार फिर से कहकर दिखा, लेकिन यह मत भूलना कि तू हमारी कंपनी का ही एक पालतू कुत्ता है। ओह हाँ, तेरा बूढ़ा बाप भी तो वहां काम करता है ना। चलो, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा और अपने पापा से कहकर उसे भी धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। अब तू खुद समझदार है, तेरे मुंह से निकला एक भी शब्द तेरे परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। तुषार गुस्से से कांप उठा। उसका चेहरा और कान चमकीले लाल हो गए और उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। उसने अपने दांतों को इतना कसकर पीसा कि उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं। मोहित के शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन वो उसे मुक्का मारने से खुद को रोक लेता है। वो उसके आगे कुछ भी नहीं था और वो अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पिताजी बूढ़े हो चुके थे। अगर उन्हें निकाल दिया जाता तो उनके लिए दूसरी नौकरी की तलाश करना मुश्किल होता। शर्म करो, उसने बेड में लात मारी, फिर गुस्से में मुड़ गया और विजय के बगल में चला गया। मोहित, क्या आपने माही के साथ सच ऐसा किया था? अंजलि भी रूम में अंदर आ चुकी थी। बेशक नहीं, मोहित ने जवाब दिया। विजय की बात मत सुनो, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने केवल मुझे फंसाने के लिए ऐसा कहा क्योंकि वो मुझे 1 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करना चाहता था और मैंने उसे पैसे नहीं दिए। क्या? भीड़ में से कुछ लोगों की हैरानी भरी आवाज आई। ऐसा नहीं हो सकता। क्या विजय इतना नीच इंसान है? मुझे पता था। भला मोहित इस तरह का अपमानजनक काम क्यों करेगा? यह विजय की चाल है उसे फंसाने की। सोनू भीड़ से बाहर निकला और विजय की ओर देख मुस्कुराया। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, हालांकि वो अभी भी संदिग्ध थे। तभी 2 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी दरवाजे पर दिखाई दिए। क्या हो रहा है? रूम का निरीक्षण करते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों ने पूछा। ऑफिसर, यह लड़का है, इसे अरेस्ट कर लो। वो मुझे फंसा रहा है और इसने मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, और यही नहीं, इसने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। मोहित ने तुरंत विजय की ओर इशारा किया। ये देखो ऑफिसर, ये सब इसका काम है। मोहित ने अपने चेहरे पर लगी चोटों की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर शिफ्ट सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर। ये लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। इसके बाद उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस ऑफिसर्स के सामने पेश की। पुलिस ऑफिसर्स में से एक ने उसका बयान दर्ज कर लिया। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में विजय की ओर देखा। तुम्हें भी कुछ कहना है? क्या तुमने इसे ब्लैकमेल किया था? और इसके शरीर पर लगी चोटों का कारण क्या तुम थे? विजय कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया, हाँ, यह जख्म तो मैंने ही इसे तोहफे में दिए हैं क्योंकि यह इसी के लायक था। इसने एक मासूम लड़की को ड्रग्स देकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो यह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो चुका होता। क्या इतना काफी नहीं है इसे ऐसा तोहफा देने के लिए? मैं तो और भी देने वाला था, लेकिन यह लोग यहां पहुंच गए। और जहां तक ब्लैकमेल की बात है, यह सब मनगढ़ंत है। दोनों पुलिस ऑफिसर भौंचक्के रह गए। दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी बयान दिए और कोई निर्णायक सबूत नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि विक्टिम पूरी घटना के दौरान बेहोश थी और गवाह नहीं बन सकी। क्या विजय दे पाएगा अपनी बेगुनाही का सबूत? और क्या विजय साबित कर पाएगा कि मोहित ही दोषी था? आखिर में हमने पढ़ा कि 2 पुलिस ऑफिसर होटल पहुंच चुके थे, लेकिन मोहित द्वारा विजय पर लगाए गए झूठे इल्जाम से दोनों पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अब आगे एक काम करो, तुम दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अब आगे की कार्यवाही हम वहीं चलकर करेंगे, उनमें से दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा। तभी दरवाजे के बाहर से तीखे कदमों की आवाज आई और कुछ लोग हड़बड़ी में रूम में एंटर हुए। उनमें सबसे आगे एक 50 वर्षीय महिला थी जिसने भारी मेकअप किया था। ओह मोहित, मेरा अनमोल बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मां को बताओ कि यह किसने किया। रूम में एंटर करते ही अधेड़ उम्र की महिला मोहित की ओर दौड़ी। उसे अपने बेटे के सूजे हुए चेहरे को देख गुस्सा आ गया था। इस लड़के ने मॉम, मोहित ने विजय की ओर इशारा किया। तुम बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम दोनों वहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो, उसे अरेस्ट करो। अधेड़ उम्र की महिला ने विजय को देखा और गुस्से में किसी मादा तेंदुए की तरह चिल्लाई, मां, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मोहित ने कहा,
अधेड़ उम्र की महिला को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। सुना आप लोगों ने? ये गरीब भिखारी मेरे बेटे को मारना चाहता है। तुम दोनों पुलिस ऑफिसर वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो। मैं उस पर मुकदमा करना चाहती हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वो जेल में सड़ जाए। दोनों पुलिस ऑफिसर हिचकिचाए। यह सच था कि विजय नामक उस लड़के ने दूसरे लड़के को पीटा था, लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। अधेड़ उम्र की महिला का गुस्सा तब ज्यादा फूट पड़ा जब उसने पुलिस ऑफिसर्स को कोई कार्रवाई नहीं करते देखा। क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं शिक्षा मंत्रालय से हूं। मेरा नाम शिवानी जोशी है और मेरा बड़ा भाई ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो का सचिव है। वो तुम्हारे सुप्रीडेंट का एक अच्छा दोस्त है। मैं बस एक कॉल करूंगी और तुम्हारा सारा कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा। दोनों पुलिस ऑफिसर जॉब जाने के डर से कांपने लगे और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिव? वो एक वीआईपी है। क्या तुम दोनों बहरे हो? जल्दी करो, उसे अरेस्ट करो, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ रुको, हम अभी उसे अरेस्ट करते हैं, दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी भौहों से पसीना पोंछते हुए डर से कहा। ठीक है, इस लड़के ने वैसे भी यह कमिट कर लिया है कि उसने इस दूसरे लड़के को बुरी तरह से पीटा है। हम पहले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, एक पुलिस वाले ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी उसकी किस्मत खराब है जो उसने एक खानदानी रईस लड़के से पंगा लिया, दूसरे पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजरों में लड़का दुर्भाग्यशाली था कि उसने एक उच्च अधिकारी के बच्चे से पंगा लिया था। बलात्कार का मामला भी ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं था और कथित अपराधी एक शक्तिशाली व्यक्ति का लड़का था, उसकी कोई जांच नहीं होगी। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी हथकड़ी निकाली और विजय की ओर चले गए। लड़के, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, चुपचाप हमारे साथ चलो। अरे ऐसे कैसे? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? वो कमीना दोषी है, तुम मेरे भाई को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तुषार ने गुस्से में आगे आते हुए कहा और विजय को अपने पीछे कर लिया। गुंजन ने भी गुस्से में विजय का हाथ पकड़ लिया। माही खड़ी हुई और कहा, ऑफिसर्स, आप लोग उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आपको मोहित और पूजा को अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया और नशे की हालत में मुझे यहां लाए और मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की। ये सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स भौंचक्के रह गए, लेकिन मोहित ने तुरंत जल्दबाजी में कहा, माही, तुम गलत समझ रही हो। वैसे भी तुम नशे में थी तो तुम्हें कैसे पता होगा कि क्या हुआ है? शानवी जोशी अपने बेटे की चालाकी देख खुश थी और उसे एक आंख मारी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बलात्कार? ये कैसा मजाक है? मेरे बेटे को भला क्यों किसी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की जरूरत पड़ेगी? वो हैंडसम और अमीर है और उसके पास पहले से ही कई लड़कियां हैं जो उसके प्यार में पागल है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे साथ ये सब करेगा? तुम्हारे पास सुंदरता है तो यह मत समझो कि दुनिया का हर एक आदमी तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी संस्कारी हो। तुम्हारी जैसी लड़की अगर मेरे बेटे से भीख मांगे तो भी वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। आइप माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या हुआ? तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, है ना ऑफिसर? शिवानी ने मुस्कुराते हुए पुलिस वाले से पूछा। उसके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। हाँ मिस शिवानी, आपने सही कहा। दोनों पुलिस वालों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। तो रही इस फटीचर लड़के की बात। इसने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है और इसका सबूत भी है, तो तुम लोग इस बात को झुटला नहीं सकते। और यही सच्चाई है। सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। इसमें किसी बहस की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों पुलिस वालों ने जवाब दिया। फिर विजय की ओर चले गए। मोहित इस वक्त बहुत खुश था और उसने मुस्कुराते हुए सोचा, विजय, ओ विजय, तूने मुझे मारने की हिम्मत की थी ना, अब तू सिर्फ एक मुर्दा मांस है। भीड़ में कुछ लोग जैसे कि सोनू ने भी अपने चेहरे पर खुशी दिखाई। फिर उसने कहा, वो गिरफ्तार होने का हकदार है। यह विजय सिर्फ एक गरीब फटीचर है जो मिस्टर मोहित से जलता है और इसलिए वो उसे फंसाना चाहता है। यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी लिए एक पुलिस वाला विजय के पास गया और उसका एक हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने यह कहा, सभी को कमरे के बाहर से एक तेज गरजती हुई आवाज सुनाई दी।
तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? दोनों पुलिस वाले भौंचक के रह गए और मौके पर ही जम गए। रूम में मौजूद अन्य सभी लोग भी दंग रह गए और उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। पुलिस की वर्दी में एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे के पास सीधा खड़ा था। उसका ऑरा मजबूत लग रहा था। जब दोनों पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति को अंदर आते देखा तो वो स्तब्ध रह गए। ये तो क्रिमिनल ब्रांच डिपार्टमेंट के कैप्टन आदित्य लग रहे हैं। कैप्टन आदित्य पुलिस स्टेशन में एक टॉप रैंक ऑफिसर हैं। फिर वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं? दोनों पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में यही चल रहा था। फिर उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कैप्टन आदित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? कैप्टन आदित्य ने दरवाजे से ही उन दोनों पुलिस वालों की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम दोनों बेवकूफ, क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है या फिर उसे बेच खाया? क्या तुम लोग ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हो? मैं फिर से नहीं पूछूंगा। क्या तुम लोगों ने अच्छे से जांच की? नो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने हथकड़ी क्यों पकड़ रखी है? क्या तुम लोगों को ऐसे ही डराते हो? जल्दी से उसे नीचे करो। कैप्टन आदित्य ने हथकड़ी पकड़े पुलिस वाले को धमकाया। दोनों पुलिस वाले भौंचक के रह गए। न केवल दोनों पुलिस वाले अनजान थे, बल्कि कमरे में मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था, यहां चल क्या रहा है। एक ओर यह दोनों कांस्टेबल विजय को गिरफ्तार करना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर एक हाई रैंक ऑफिसर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कैप्टन आदित्य के पास अपना गुस्सा दिखाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वो कुछ समय पहले ही घटना स्थल पर आया था और कमरे के बाहर से चुपचाप देख रहा था। उन दोनों पुलिस कांस्टेबल के प्रदर्शन ने उसे लगभग परेशान कर दिया था। उन दोनों मूर्खों को नहीं पता था कि वो किस मुसीबत को अपने गले लगाने वाले हैं। यहां तक कि खुद कैप्टन आदित्य ने भी इस मुसीबत से पंगा नहीं लिया था और इन दोनों कम दिमाग वाले कांस्टेबल्स ने आंख मूंदकर वही किया जो उन्हें दिखाया और बताया गया। क्या कैप्टन आदित्य विजय की कोई मदद कर पाएंगे? आखिर विजय कैसे निकलेगा इन सब मुसीबतों से बाहर? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव?